एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शान को मीटिंग से बाहर निकालने के बाद फांग उसे बाहर कंफर्ट करने के लिए आती है। फिर शान अपने डेस्क पर चली जाती है और वहाँ पर वो काफ़ी अपसेट होती है क्योंकि उसे बहुत होपलेस फील हो रहा था। पर तभी वो अपने कंप्यूटर पर ये की फ्लूशिया प्रोजेक्ट पर बनाई हुई वीडियो देखती है जिसमें उसने कुछ इमेजेस उसकी भी यूज़ करी थी और वो उस वीडियो में अपने व्यूअर्स को बस यही कह रहा था कि कभी भी हमें अपने गोल से गिव अप नहीं करना चाहिए, गोल तक पहुँचने तक हार्डवर्क करना चाहिए। जो देखकर शान थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करती है। घर आकर वो शानलिफांग प्रोजेक्ट की इमेज बचाने के लिए काम करने लग जाती है और काम करते करते उसे नींद भी आ जाती है। जब ईफाई घर पर आता है तो वो उसे काउच पर देखकर उसकी थोड़ी सी फिक्र करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शान जरूर टेंशन की वजह से पूरी रात नहीं सोई होगी। इसीलिए वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसके पास चला जाता है और उसे समझाने भी लग जाता है। पर तभी शान उसे बताती है कि वो जब ऑफिस में थी तो उसने उसकी एक वीडियो देखी और घर आकर उसने लोगों की हेट को लव में बदलने का आइडिया ढूंढ लिया, जो कि असल में एक चैरिटी इवेंट था। अगर वो लोग होटल में वो इवेंट करते तो नेगेटिव न्यूज़ को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। जो आइडिया येफाई को काफ़ी पसंद आता है क्योंकि यही आइडिया उसने कुछ टाइम पहले फांग से भी सुना था और ये आइडिया जानने के बाद येफाई और शान दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम मिस लियाओ को देखते हैं जो कि अपने डैड के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी। डैड उससे पूछते हैं कि क्या वो वांग की मॉम से मिलने गई थी। तब वो अपने डैड से कहती है कि वांग की मॉम को वो कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई। फिर वो लोग वापस से मीटिंग में जाते हैं और येफाई शान का चैरिटी इवेंट प्रपोजल अपना बताकर सभी के सामने प्रेजेंट करता है क्योंकि ये आइडिया भी शान का ही था और वो नहीं चाहती थी कि मिस लियाओ उसके प्रपोजल को सिर्फ इसीलिए रिजेक्ट करे क्योंकि वो प्रपोजल उसका है। इसीलिए येफाई उसे अपने नाम से ऐड करता है। वो आइडिया मिस लियाओ को पसंद भी आ जाता है। वो लोग अब बाहर जाते हैं तो फांग भी येफाई की तारीफ करती है, पर येफाई उसे सच बता देता है कि ये सब असल में शान ने किया है और येफाई ये भी बताता है कि उसे शान इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग क्यों लगती है क्योंकि मिस लियाओ की मीटिंग से निकालने के बाद भी उसने शानलिफांग की इमेज को बचाने के बारे में सोचा, जबकि वो चाहती तो बस घर बैठकर आराम कर सकती थी और उस आइडिया से उसे कुछ प्रॉफिट भी नहीं होने वाला था, लेकिन फिर भी वो ये सब करना चाहती थी, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी। फिर येफाई घर पर आता है और देखता है कि शान मेडिटेट कर रही थी। फिर वो शान को कुछ कुक करने के लिए कहता है। इस पर वो कहती है कि येफाई को सारे वेजिटेबल वॉश करने होंगे, फिर ही वो खाना बनाएगी। इसीलिए येफाई किचन में चला जाता है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही पानी वेस्ट कर रहा था तो शान उसे समझाने आती है। वो इस बात से भी अपसेट थी कि प्रपोजल में जो मेन आइडिया था पब्लिक अपॉलॉजी का वो येफाई ने हटा दिया था। इस पर येफाई समझाता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो मिस लियाओ कभी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती। उसने तो और शान की हेल्प की है। जो सुनकर उसे और भी गुस्सा आ जाते हैं क्योंकि येफाई सिर्फ अपनी तारीफ करता रहता था। इसलिए वो बिना खाना बनाए ही रेडी होकर वहाँ से चली जाती है और यू से मिलती है, जहाँ वो अपने लिए स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए घर जाने के लिए टिकट्स बुक कर रही थी। पर वो इतनी लेट थी कि पहले ही सारी बुकिंग्स हो चुकी थी, इसीलिए वो थोड़ी परेशान होती है। वहीं यू भी उसे बताती है कि वो भी अपने घर जाने वाली है तो शान उसे कहती है कि इस पर उसे जुनचेंग को भी अपने साथ लेकर जाना चाहिए। दूसरी तरफ जुनचेंग और येफाई साथ में होते हैं। जुनचेंग उसे बताता है कि वो बहुत लकी है कि वो शान के साथ रहता है, लेकिन फिर भी वो उसे बार बार परेशान करता है और डिसरिस्पेक्ट करता है, जबकि उसे तो शान को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देना चाहिए। इस पर येफाई कहता है कि अभी शान के पास स्टेबल जॉब नहीं है और उसके पेरेंट्स का प्रेशर भी है उस पर, इसलिए वो उसे और परेशान नहीं करना चाहता। जब वो डेट करने के लिए रेडी होगी तभी वो उसे अप्रोच करेगा। अब जब शान घर पर आती है तो उसका मूड ठीक हो गया था, इसलिए वो अपने साथ साथ येफाई के लिए भी कॉफ़ी बनाती हैं और बदले में उसे पे करने को कहती हैं क्योंकि अब बस यही तरीका था कुछ तो अर्न करने का, जिससे कि येफाई भी खुश हो जाता है। फिर शान को अपने डैड का कॉल आता है। इस बार वो स्प्रिंग फेस्टिवल पर उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर आने को कहते हैं क्योंकि शान ने ब्लाइंड डेट से बचने के लिए अपने डैड से झूठ बोल दिया था कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। इसलिए शान को एक और झूठ बोलना पड़ता है कि उसका बॉयफ्रेंड तो अपने घर गया हुआ है, जो सुनकर उसके डैड उससे बॉयफ्रेंड से बात करवाने को कहते हैं। ये बातें येफाई वहाँ पर छुपकर सुन रहा था। वो शान से उसका फ़ोन ले लेता है और उसके डैड से उसका बॉयफ्रेंड बनकर बात करता है कि वो नेक्स्ट ईयर ज़रूर आएगा। येफाई फिर शान से बात करता है कि अगर उसे कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो उसे अपना फेक बॉयफ्रेंड बना सकती है। इस पर वो उसे मना कर देती है और कहती है कि अगले साल तक ज़रूर येफाई किसी न किसी का सन इन लॉ बन ही जाएगा। दूसरी तरफ हम लूजे को देखते हैं जो कि जॉब इंटरव्यू देने के लिए गया हुआ था। जब वो उन्हें अपनी स्टोरी बताते हैं कि उसने क्या क्या गलतियाँ करी और कैसे वो उन्हें ठीक करना चाहता है तो वो लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं
पर फिर भी उन्हें उसकी कैपेबिलिटीज में कॉन्फिडेंस नहीं दिखता और वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं, जिस बारे में लूजे दानियों को भी बताता है, क्योंकि वो भी अपनी जॉब को लेकर थोड़ी सी टेंशन में थी, क्योंकि इस बार उसे शानली फांग की चैरिटी इवेंट के लिए पीआर टीम मैनेज करने का काम मिला था। पर लूजे उसे मोटिवेट करता है कि अगर वो दोनों हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो उन्हें जो लाइफ चाहिए वो कैसे मिलेगी, इसलिए वो दानियों को अपने काम पर फोकस करने को कहता है। फिर रिफाई को देखते हैं जो कि माली के साथ मीटिंग में होता है। वो अपने स्टार्टअप प्रोजेक्ट फ्लाशिया पर डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि माली चाहता था कि वो लोग इन्वेस्टर्स को कंपनी में आने दें। फिर भले उन्हें प्रोजेक्ट में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़े, लेकिन इफाई अपने प्रोजेक्ट को ओरिजिनल रखना चाहता था और सही इन्वेस्टर का वेट करना चाहता था। इस वजह से उन दोनों में थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट होती है, लेकिन जब वो दोनों अकेले में इस बारे में बात कर रहे थे तो अचानक से इफाई को एक आइडिया आता है कि वो अपने इस प्रोजेक्ट में और किसकी हेल्प ले सकते हैं। सीन अब दानियों पर आता है जो कि अपने घर आती है, जहाँ वो देखती है कि लूजे ने उसके लिए डिनर बनाया हुआ था। दानियों खुश होकर उसे हक कर लेती है। इधर शियान और इफाई साथ में बैठे हुए थे, जहाँ पर इफाई उससे मस्ती करता है और शियान उसे डांट देती है, तो इफाई शियान के सामने फ़ोन दिखाने का एक्ट करता है और शियान उसमें देख लेती है कि इफाई के पास उसके होम टाउन की टिकट्स थी, जो देखकर वो खुश हो जाती है और उसे थैंक्स कहती है। लेकिन इफाई उससे कहता है कि पहले वो उसकी अच्छे से तारीफ करे, इसलिए शियान को अब उसकी तारीफ करनी पड़ती है और उससे कहता है कि अगर वो सच में उसे मनाना चाहती हैं तो वो ये न्यू ईयर उसके साथ में सेलिब्रेट करे। लेकिन शियान उससे उसका फ़ोन छीनने लग जाती है। ऐसे में दोनों एक दूसरे के करीब आकर हंसने लग जाते हैं, जिसके बाद इफाई बार में अपने फ्रेंड से मिलने जाता है, जहाँ पर जुनचेंग भी आया हुआ था। वो देखता है कि यू ने गेम में किसी और के साथ पार्टनरशिप कर ली थी और वो गेम में उसके साथ शादी भी करने वाली थी। ये देखकर उसके सभी दोस्त उसे सजेस्ट करते हैं कि वो भी यू के साथ ऐसा ही करे। ये फाई तो उसे अपना अकाउंट देने की बात भी करता है, लेकिन जुनचेंग उन सभी को मना कर देता है, क्योंकि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी इफाई को शियान का मैसेज आता है। वो उसे बातें करने लग जाता है और उसे ऑनलाइन देखकर माली कहता है कि उसे तो शियान काफ़ी टफ लड़की लगती है, तो वो उसकी बात शियान से करवा दे। ये सुनकर इफाई उसे मजाक में मारने लग जाता है। अगले दिन अब डोनेशन बैंकेट होता है, जहाँ पर इफाई उसका असिस्टेंट और दांग्यू साथ आए हुए थे। इफाई बस चाहता था कि किसी तरीके से शियान को उसका काम वापस मिल जाए और दांग्यू भी इस बात पर एग्री करती है, लेकिन मिस लियाओ और वांग को वहाँ पर देखकर उनमें से कोई भी खुश नहीं था। फिर इफाई की डैड मिस्टर ली भी उनके इवेंट में आते हैं, जिन्हें देखकर मिस्टर लियाओ उन्हें अपने कुछ फ्रेंड से मिलाने के लिए लेकर जाते हैं। वहाँ वो उन्हें सभी के बिजनेस के बारे में बताते हैं। वहीं मिस लियाओ अपने कुछ फ्रेंड से बात कर रही थी। वांग बस वहाँ पर साइड में खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था, जिस वजह से उसे काफ़ी बुरा लगता है। इतने में ही एक कपल वांग की बुराई करने लग जाते हैं कि उसका और मिस लियाओ का बैकग्राउंड बिल्कुल भी मैच नहीं करता। अगर वांग उससे शादी भी कर ले फिर भी उसे हमेशा साइड में ही रहना होगा। ये सुनकर उसे बुरा लगता है। वहीं शियान वेटर की ड्रेस पहनकर बाहर आती है और दानियो उसकी मदद करती है ताकि वो मिस लियाओ से बच सके। फिर शियान चुपकर वहाँ से जा रही थी, तभी उसे इफाई वेटर की ड्रेस में देख लेता है। वो शियान को पकड़कर साइड में लेकर जाता है और उसे ड्रेस चेंज करने को कहता है, लेकिन शियान ऐसा करने से मना कर देती है। उसका परफ्यूम स्मेल करने लग जाती है। ऐसा करते हुए इफाई की डैड शियान को देख लेते हैं। तभी मिस लियाओ भी वहाँ से जा रही थी, इसलिए शियान उससे बात करने के लिए बाहर आ जाती है। लेकिन जब वो उसे बात करने के लिए रूम में जाती है तो वहाँ पर वांग पहले से ही बैठकर ड्रिंक कर रहा था। ऐसे में शियान को उसके सामने ही मिस लियाओ को अपनी स्पीच देनी पड़ती है, जहाँ वो उसे अच्छे से सब समझाती है और सजेस्ट करती है कि उन्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए और उनके पास अभी मौका है, इसीलिए उन्हें सभी से अपोलोजाइज करना चाहिए, जिसके लिए वो भी एग्री करती है और शियान उसे डेटा का पेन ड्राइव देकर वहाँ से चली जाती है। फिर मिस लियाओ वांग से कहती है कि उसे इस तरीके से अकेले बैठकर ड्रिंक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके डैड वांग को उनके कुछ फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। पर वांग ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो हर वक्त बस अपनी फैमिली और अपने बिजनेस का ही सोचती है, उसे उसकी फैमिली से कोई मतलब भी नहीं है। ये सुनकर मिस लियाओ गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। ऐसे में वांग उसे रोकता है और कहता है कि वो उसके स्टैंडर्ड का नहीं है, इसीलिए उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, जिसका जवाब दिए बिना ही वो वहाँ से चली जाती है। फिर मिस लियाओ अपनी स्पीच देती है, जहाँ वो पहले तो डोनेशन चेक देती है, फिर वो शियान की दी हुई पेन ड्राइव लगाकर वीडियो चलाती है जिसमें होटल का व्यू था। उसमें सब कुछ अनहाइजीनिक वाला सीन भी रिकॉर्ड था, जिसके लिए मिस लियाओ उन सभी से माफ़ी मांगती है और सभी को उसका ये मूव काफ़ी पसंद आता है। इधर इफाई अपने असिस्टेंट से मिलने के लिए उसके रूम में जाता है, जो कि सारा सामान पैक कर रहा था और जल्दबाजी की वजह से गलती से वो लोग शियान का लैपटॉप गिरा देते हैं।
वहीं शियान वेटर की ड्रेस में खड़ी होती है, इसलिए यीफाई उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आता है और दोनों घर आ जाते हैं। दूसरी तरफ मिस लियाओ वांग को अपने ऑफिस में बुलाती है, जहाँ पर वो अपना रिजाइन लेटर दे देता है क्योंकि अब वो और वहाँ पर काम नहीं करना चाहता था। शियान और मिस लियाओ वो दोनों को ही हर्ट कर चुका था, लेकिन जाने से पहले मिस लियाओ उससे कहती है कि वो शियान जैसी नहीं है जो कि हर वक्त उसका ध्यान रख सके और फेस्टिवल पर उसके पेरेंट्स के लिए गिफ्ट भेज सके। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि वो एक ऐसी फैमिली में पैदा हुई है जहाँ पर सभी उसका बहुत ध्यान रखते हैं, इसीलिए उसका नेचर भी वैसा ही है। इसी वजह से वो हमेशा उससे काम करवाती थी। और अब जब वांग उसे छोड़कर जा रहा है तो उसे लग रहा था कि वांग ने बस कंपनी में अच्छी पोजीशन या फिर एडवांसमेंट के लिए उसके साथ रिलेशनशिप बनाया था, पर वांग इसका कोई भी जवाब नहीं देता और उससे माफ़ी मांगकर गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं शान यीफाई के पास अपना लैपटॉप देखकर पूछती है कि उसने उसका लैपटॉप क्यों चुराया था, कहीं वो वांग और उस पर नज़र तो नहीं रख रहा था। इस पर यीफाई थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि वो तो सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा था और शियान उसे थैंक्स बोलने के बजाय इतना सुना रही थी। फिर दोनों ऑफिस चले जाते हैं और यीफाई शियान को समझाते हैं कि उसने कल जो भी प्रेजेंट किया वो सब आज भी उसे अच्छे से हैंडल करना होगा, तभी शानली फांग टीम उसे अप्रिशिएट करेगी। उसे ये भी ध्यान रखना होगा कि कहीं फांग उसके काम का क्रेडिट ना ले ले। दूसरी तरफ मिस लियाओ को देखते हैं जो कि अपने डैड से बात कर रही थी। उसके डैड को उसकी थोड़ी सी फिक्र होती है क्योंकि वो भी उसके और वांग के ब्रेकअप के बारे में जानते थे, पर मिस लियाओ ये क्लियर कर देती है कि भले ही वांग कुछ समय के लिए उसके लिए सब कुछ था और वांग के लिए वो अब्रॉड से वापस आई थी, लेकिन अब ना ही शानली फांग टीम को वांग की ज़रूरत थी और ना ही उसे वांग की ज़रूरत थी। फिर वो सभी लोग मीटिंग में मिलते हैं जहाँ पर शियान अपना प्लान सभी को प्रेजेंट करती है जो कि मिस लियाओ को काफ़ी पसंद आता है। वो लोग उसी प्लान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। फिर शियान फांग से उसके कैबिन में मिलती है। फांग उसकी सक्सेस से काफ़ी खुश थी, इसीलिए वो पूछती है कि आखिर उसमें इतना चेंज किसकी वजह से आया। पहले तो शियान उसी का नाम लेती है, पर फांग भी इसका सही आंसर जानती थी, इसीलिए वो शियान को ठीक से सोचने को कहती है। और जैसे ही शियान वहाँ से बाहर आती है तो वो रियलाइज़ करती है कि वो इतना चेंज सिर्फ इसीलिए हो पाई क्योंकि यीफाई हमेशा उसकी हेल्प करता था। उसने उसे अपने नोट्स दिए और कुछ कुछ प्लान्स में वो उसके साथ भी गया, यहाँ तक कि उसने उसे इमोशनली भी सपोर्ट किया। यही वजह थी कि वो इतना कुछ कर पाई। ये सब रियलाइज़ करके वो सोचने लग जाती है कि कहीं वो यीफाई को लाइक तो नहीं करने लग गई। और अभी उसे यीफाई को टिकट्स के लिए भी थैंक्स बोलना था, तो इसके लिए वो उसे सरप्राइज देने जाती है और उसे पीछे से आता हुआ देख कर यीफाई उसकी अगली फ़ोटो क्लिक कर लेता है। फिर वो शियान से कुछ कहने ही वाला था, पर वो उससे पहले ही इंटरप्ट कर देती है और कहती है कि उसके लिए वो बेस्ट टीचर और बेस्ट बडी है, इसलिए वो उसे डिनर ट्रीट देगी, जो सुनकर यीफाई भी एग्री करता है। दूसरी तरफ हम जुनचैंग के मॉम डैड को देखते हैं। दोनों यू पर नज़र रखने के लिए जाते हैं ताकि उन्हें ये पता लग सके कि यू और जुनचैंग ने एक दूसरे से बात करके सब कुछ क्लियर कर दिया है या फिर नहीं, लेकिन वो उसे ये पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते, इसलिए वो खुद से ही आगे आकर उन्हें ये बता देती हैं कि वो उसे फॉलो करना बंद कर सकते हैं क्योंकि उसने जुनचैंग से बात कर ली है। वो दोनों सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं। अगले दिन अब स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए शियान रेडी होकर घर के लिए निकल जाती हैं उसे एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने के लिए। यीफाई उसके साथ आकर उसका लगेज उठाने को कहता है, जो सुनकर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। वो यीफाई से पूछ लेती हैं कि कहीं वो खुश तो नहीं हो रहा कि शियान घर से जा रही है, क्योंकि उसके बाद ही वो अपनी गर्लफ्रेंड को घर पर बुला पाएगा। लेकिन यीफाई उसे बोलता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तो बस सच में उसे ड्रॉप करने के लिए आना चाहता था। अब कार में भी शियान उसको जिंजी के नाम से टीज करती है। तब यीफाई बताता है कि उसने उसके डैड के लिए स्पेशल अल्कोहल भी पैक की है और वो उसे अपने डैड को गिफ्ट कर सकती है। वो फिर शियान को एयरपोर्ट के अंदर तक ड्रॉप करने के लिए जाता है, जहाँ वो उसकी केयर देखकर बहुत ही खुश होती हैं। दूसरी तरफ हम जुनचैंग को देखते हैं। वो अपने डिस्ट्रिक्ट डांस कंपटीशन टीम के लिए डांस इंस्ट्रक्टर हायर करने के लिए एक स्टूडियो जाते हैं, जहाँ स्टूडियो की एक कोरियोग्राफर से मिलता है जो कि उसकी फ्रेंड थी। वो उसे बताती है कि वो उसकी टीम को सिखाने के लिए आ जाएगी, पर उन्हें एक इंस्ट्रक्टर की और ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए वो यू का नाम सजेस्ट करती है। और वो दोनों उससे बात करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर यू एक लड़के को डांस सिखा रही थी। वो उस लड़के को टच करके कुछ स्टेप्स सिखा रही होती है। ये देखकर जुनचैंग जेलस हो जाता है और उसे समझाने लग जाता है कि उसे इस तरीके से किसी को टच नहीं करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। फिर जुनचैंग की टीम को देखते हैं। असल में वो एक ओल्ड लेडीज टीम होती है जो कि अपने स्टाइल में डांस कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें नया स्टाइल सीखना होगा, वो सीखने के लिए यू उनके साथ आएगी। तो जुनचैंग की मॉम थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है क्योंकि वो भी टीम में थी।
फिर हम श्यान को देखते हैं। उसके डैड उन अल्कोहल की बोतल को देखकर खुश होते हैं क्योंकि श्यान ने एक और झूठ बोला था कि ये बोतल उसके बॉयफ्रेंड ने भेजी है। इस वजह से डैड उसे अपने बॉयफ्रेंड का फोटो दिखाने को कहते हैं। अब श्यान यीफाई का फोटो नहीं दिखा सकती थी, इसीलिए वो किसी रैंडम अगली लड़के का फोटो अपने डैड को दिखा देती है और कह देती है कि यही उसका बॉयफ्रेंड है। इधर जुनचेंग घर जाकर अपनी मॉम पर थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उसकी मॉम ने भी डांस टीम ज्वाइन कर ली थी और जुनचेंग को लग रहा था कि शायद उसकी मॉम वापस से यू को परेशान करने के लिए ऐसा कर रही है। एक बार फिर से अब ये प्रूव हो जाएगा कि जुनचेंग मम्माज बॉय है, लेकिन डैड उसे समझाते हैं कि कभी उसकी मॉम ने उसकी किसी भी डिसीजन के लिए फोर्स नहीं किया है, तो वो भला मम्माज बॉय कैसे हो सकता है। और उसकी मॉम ने भी डांस टीम इसीलिए ज्वाइन की थी क्योंकि वो यू को प्रूव करना चाहती थी कि वो भी उसे लेकर कितनी सिंसियर है। ये सुनकर जुनचेंग अपनी मॉम को हक करने चला जाता है और ये भी बताता है कि वो स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए यू के साथ उसके विलेज जा रहे हैं। इस पर मॉम थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है, पर वो उन्हें ये बहाना कर देता है कि वो वहाँ पर सीनरी शूटिंग के लिए जा रहे हैं ताकि उन्हें डांस कंपटीशन के लिए कुछ बैकग्राउंड वीडियो मिल पाए। इस वजह से उसकी मॉम मान जाती है। अगले दिन वो यू के साथ उसके विलेज के लिए निकल जाता है, जहाँ पर यू उसे अपनी फैमिली से बॉयफ्रेंड बनाकर इंट्रोड्यूस करवाती है क्योंकि उसके पेरेंट्स भी उसे शादी के लिए फोर्स कर रहे थे, तो वो बस उसका नाम लेकर बचना चाहती थी। यू की सिस्टर भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हुई थी। वो उसे ब्लेम करने की कोशिश कर रही थी कि वो अपने मॉम डैड को कितना परेशान करती है, इसीलिए वो कहीं फेक बॉयफ्रेंड तो घर पर नहीं लेकर आ गई। पर जुनचेंग ये प्रूव ही नहीं होने देता और यू के डैड से कहता है कि जब वो यू से शादी कर लेगा तो वो उनसे मिलने के लिए आते रहेंगे क्योंकि उन्होंने यू के लिए बचपन से लेकर आज तक इतने एफर्ट्स दिखाए थे, तो वो उन्हें लाइफ टाइम पे बैक करने वाला था। ये सुनकर डैड उससे थोड़े से इम्प्रेस हो जाते हैं और यू की सिस्टर थोड़ी जेलस हो जाती है, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को उसकी डैड के लिए गिफ्ट लेकर आने को कहती है। उसका बॉयफ्रेंड एक एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आया होता है जो देखकर यू थोड़ी सी अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती है, पर तभी जुनचेंग अपने बैग से गिफ्ट निकाल कर लेकर आता है। वो भी उसके डैड के लिए हेल्थ सप्लीमेंट्स लेकर आया था जो देखकर उसके डैड खुश होते हैं। फिर यू और जुनचेंग जब साथ में बर्तन धो रहे थे तब यू के पूछने पर जुनचेंग बताते हैं कि वो सप्लीमेंट्स अपनी मॉम से छुप कर लेकर आया था। इस पर यू उसे उनके लिए पे करने को कहती है, पर जुनचेंग उसे पैसे लेने से मना कर देता है। वो लोग बात कर ही रहे थे, तभी यू की मॉम जुनचेंग से अकेले में बात करने के लिए आ जाती है। यू को बाहर आना पड़ता है जहाँ वो अपने डैड को देखकर सोचने लग जाती है कि उसके मॉम डैड आखिर जुनचेंग के बारे में क्या सोच रहे होंगे। दूसरी तरफ हम यीफाई को देखते हैं जो कि अपने घर पर अकेला होता है और श्यान से चैट पर बात कर रहा था। तभी उसे जिनसी का कॉल आ जाता है जो बताती है कि वो उसके घर के बाहर खड़ी है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उसका फ़ोन भी डेड होने वाला है। इसलिए वो यीफाई को उसे पिक करने की रिक्वेस्ट करती है, जिस पर यीफाई पहले तो उसे मना कर देता है, लेकिन जिनसी की रिक्वेस्ट करने पर वो उसे अपने घर पर लेकर आ जाता है और उसे दवाई देता है। फिर जिनसी उससे श्यान के बारे में पूछती है कि वो उसका कितना ध्यान रखती है, कहीं वो उसे लाइक तो नहीं करती। तब यीफाई उसे बताता है कि श्यान उसकी फ्रेंड है। जिसके बाद जिनसी उसे अपने लिए पॉरिज बनाने की रिक्वेस्ट करती है, तो यीफाई उसे क्लियरली मना कर देता है, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने की वजह से उसे उसकी ये बात माननी पड़ती है। अब वो वेट कर रहा था कि जिनसी उसके घर से कब जाएगी, तभी उसकी तबीयत ठीक हो जाती है, लेकिन फिर भी वो वहीं पर रुकने का डिसाइड करती है और बहाना बनाती है कि आज चाइनीज न्यू ईयर है और स्प्रिंग फेस्टिवल की वजह से उसे टैक्सी भी नहीं मिलेगी, जिस वजह से यीफाई खुद उसे ड्रॉप करने के लिए चला जाता है। वहीं श्यान अपने डैड के साथ डम्पलिंग्स बना रही थी। तभी न्यू ईयर काउंटडाउन शुरू हो जाता है। जैसे ही न्यू ईयर स्टार्ट होता है उसे सबसे पहले कॉल यीफाई का आता है जो उसे न्यू ईयर विश करता है। वो श्यान के डैड से भी बात करता है कि वो उन्हें हेल्दी लाइफ विश करता है, जो सुनकर डैड भी खुश हो जाते हैं और श्यान भी उससे इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन फिर भी उसे डाउट था कि यीफाई ज़रूर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होगा। इस पर यीफाई कहता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये बात जिनसी भी वहाँ पर आते वक्त सुन लेती है, जिसके बाद जिनसी उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ रही थी, तो वो उसे बैक सीट पर बैठने के लिए कहता है क्योंकि उसकी फ्रंट सीट हमेशा श्यान के लिए थी, जिसकी वजह से वो जब जिनसी को उसके घर पर ड्रॉप करता है तो वो आगे आकर उसे बता देती है कि वो उसे लाइक करती है, लेकिन यीफाई उसे क्लियर कर देता है कि वो किसी और को पसंद करता है और बस ये बात सीक्रेट रखना चाहता है क्योंकि इस मैटर में वो काफ़ी केयरफुली आगे बढ़ रहा है। वो उस लड़की को हर्ट नहीं करना चाहता जिसे वो पसंद करता है।
ये सुनकर जिनसी समझ जाती है कि ईफाई असल में शान को लाइक करता है। इसीलिए वो ईफाई को एक एडवाइस देती है कि उसे जल्दी से जल्दी शान को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देना चाहिए और इस तरीके से डरना नहीं चाहिए। वहीं शान के डैड भी उससे बात कर रहे थे। वो जानते थे कि ईफाई और शान रिलेशनशिप में नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो न्यू ईयर शुरू होते ही शान अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती और उसे घर भी लेकर आती। इस वजह से शान उन्हें सच बता देती है कि ईफाई सिर्फ उसका टीनेंट है और उसकी पहले से एक गर्लफ्रेंड भी है जो कि वो एक्सेप्ट नहीं करता। ये सब सुनने के बाद शान के डैड उसे समझाते हैं कि ईफाई ने जब उनके लिए गिफ्ट्स भेजे और शान को न्यू ईयर शुरू होते ही कॉल किया और उनसे भी बात की, तभी वो समझ गए थे कि ईफाई कोई ट्रिक्स नहीं खेल रहा है, बल्कि वो अपनी सिंसेरिटी और अपना लव शान को दिखा रहा है। शायद वो उसे लाइक करता है। इसलिए शान के डैड बस उसे यही कहना चाहते थे कि वो अपने पास्ट रिलेशनशिप की वजह से खुद पर बर्डन ना आने दे और ईफाई की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं शान भी उसे लाइक करती थी। जो सब समझकर शान अपने रूम में चली जाती है। वो अब भी ईफाई के बारे में ही सोच रही थी। फिर वो अपने टॉय को हक करके सो जाती हैं। अगले दिन वो अपनी आंटी के साथ मार्केट जाती हैं तो ईफाई उसे कॉल करता है और पूछता है कि वो घर कब आने वाली है, उसे ऑफिस नहीं जाना है। तो शान कहती है कि वो उसे कुछ ज़्यादा ही मिस कर रहे हैं, कहीं उसका उसकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा तो नहीं हो गया। ये सुनकर वो वापस से इरिटेट हो जाता है। तभी शान की नज़र मार्केट में लगे बोर्ड पर जाती है। आज वैलेंटाइंस डे था, इसीलिए वो ईफाई को टीज करती है कि कहीं ईफाई ने इसीलिए तो कॉल नहीं किया क्योंकि वो उसको वैलेंटाइंस डे विश करना चाहता है। जो सुनकर वो थोड़ा सा नर्वस होकर कॉल कट कर देता है। असल में भी वो शान के लिए फ्लावर्स खरीदने ही गया हुआ था, जहाँ उसे थोड़ा डाउट होता है कि शान को पता तो नहीं चल गया कि वो उसके लिए क्या फील करता है। इसीलिए वो वैलेंटाइंस डे पर उसके लिए रोजेस लेने के बजाय एक स्पेशल फ्लावर लेने का डिसाइड करता है, जिसका मतलब रोजेस की तरह ओपनली अपना लव कन्फेस करना नहीं था, बल्कि वो फ्लावर सीक्रेट लव के लिए थे। दूसरी तरफ हम जुनचेंग और यू को देखते हैं। दोनों वापस से शंघाई आ रहे थे, जहाँ पर जुनचेंग उससे पूछता है कि अगर नेक्स्ट ईयर भी वो सिंगल रही तो क्या वो उसे वापस से अपना फेक बॉयफ्रेंड बनाएगी। तब यू कहती है कि अब वो अपने घर नहीं जाएगी क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कोई उसकी इतनी केयर नहीं करता। तब जुनचेंग को यू की मॉम की बात याद आ जाती है। जब वो दोनों अकेले में बात कर रहे थे तब जुनचेंग ने वो सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी ताकि यू उसे सुनकर अच्छे से उनकी बात समझ पाए। जब वो रिकॉर्डिंग वो सुनती है तो काफ़ी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में यू की मॉम बस जुनचेंग को यही बता रही थी कि वो और यू के डैड उससे कितना प्यार करते हैं। वो बस यही चाहते हैं कि अगर जुनचेंग सच में उससे प्यार करता है तो वो हमेशा उसे खुश रखे और उसकी केयर करे। यानी कि यू के मॉम डैड को उसकी फिक्र तो थी, बस वो उसके सामने शो नहीं करते थे। जहाँ पर यू इन बातों को रिकॉर्ड करने के लिए जुनचेंग को थैंक्स बोलती हैं और वो भी उसे कहता है कि अगर उसे कभी भी अकेला फील हो तो वो उसे शियान या फिर ईफाई से हेल्प मांग सकती हैं। अगले दिन फिर हम ईफाई को देखते हैं। वो अपनी फ्रेंड के घर पर वो फ्लावर रख देता है ताकि वो ईफाई के वापस आने तक उनका ख्याल रखे। असल में वो अपने डैड से मिलने के लिए अब्रॉड जा रहा था क्योंकि उसे अपने स्टार्टअप प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग चाहिए थी। जाने से पहले वो शियान को कॉल करके भी पूछ लेता है कि वो वापस कब आने वाली है। अब तो शियान भी शाय फील करने लग गई थी क्योंकि ईफाई उसे घर बुलाने के लिए कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर रहा था। ये सब उसके डैड भी नोटिस कर लेते हैं। फिर ईफाई अपने डैड से मिलता है। वो उन्हें न्यू ईयर विश करके कुछ एप्पल्स भी गिफ्ट करता है। फिर वो फंडिंग की बात करता है, जहाँ पर डैड फंडिंग के लिए मान तो जाते हैं, लेकिन वो उसे वार्न भी करते हैं कि उसकी कंपनी के भी कुछ लूप होल्स हैं, यानी कि फंडिंग में कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है, इसलिए उसे हमेशा अलर्ट रहना होगा। फिर ईफाई शंघाई आकर लूजे से मिलता है और उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। वो चाहता था कि लूजे की कंपनी उनके प्रोजेक्ट के लिए एक मोबाइल ऐप बनाए जिसमें फ्लॉशिया के हर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन डिटेल में एक्सप्लेन होगी। ये काम अच्छे से सिर्फ वही कर सकता था, इसलिए ईफाई उसे प्रोजेक्ट ज्वाइन करने को कहता है। लूजे को भी जॉब की ज़रूरत थी और उसे फ्लॉशिया प्रोजेक्ट भी पसंद आता है, इसलिए वो उसे हाँ बोल देता है और दोनों डील डन करते हैं। जहाँ पर लूजे जाते जाते उससे पूछ लेता है कि उसके डैड फेमस ली ग्रुप के CEO है ना, क्योंकि उसने ईफाई की बातों से और ली ग्रुप के CEO की बातें उसे समझ गया था कि ईफाई उनका ही बेटा है। वो रिच था, यानी कि वो शियान के साथ इतनी एडजस्टेबल लाइफ इसीलिए जी रहा था क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहता था और उसकी केयर करना चाहता था। जो सब सुनकर ईफाई भी खुश हो जाता है और लूजे को ये बात सीक्रेट रखने को कहता है। फिर वो अपने नए प्रोजेक्ट मिलने की गुड न्यूज़ सबसे पहले दानियों को बता देता है। दोनों साथ में सेलिब्रेट करने चले जाते हैं। वहीं ईफाई भी शान को पिक करने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं। दोनों इतने दिनों बाद एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं, पर घर जाते
ही शान को दरवाजे पर लड़कियों के स्लीपर्स दिखते हैं। पूछने पर ईफाई बता देता है कि असल में उसकी फ्रेंड जियाओ के हैं, जो कि उन फ्लावर्स को रखने के लिए वहां पर आई होगी। शान जब उन फ्लावर्स को देखती है तो काफी खुश हो जाती है। उन फ्लावर्स को लेकर वो अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद ईफाई उन दोनों के लिए लंच रेडी करता है। उसने शान के साथ रहकर कुकिंग करना भी सीख लिया था और काफी अच्छा लंच भी बनाया था, जिसकी शान तारीफ करती है। पर तभी उसका ध्यान ईफाई के हाथ पर जाता है, जो कि हॉट वाटर से थोड़ा जल गया था, इसलिए वो उसको मेडिसिन लगाने लग जाती है। वो बॉक्स से मेडिसिन ले रही थी, तभी उसकी नज़र वहां पर गिरे एक लंबे से बाल पर जाती है, जो देखकर वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है और ईफाई से पूछती है कि ये किसका बाल है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।